अब हम बात कर लेते हैं रैंडम सैंपलिंग के बारे में। रैंडम सैंपलिंग का टॉपिक समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये सब आपने देखा है कि ये सब क्या है? ये ताश के पत्ते हैं। ताश की गेम के अंदर आपको पता है कि 52 कार्ड्स होते हैं, कितने? 52। अब मान लो इन सारे ताश के पत्तों में से मैंने कोई भी एक पत्ता, मतलब कोई भी एक कार्ड मैंने सेलेक्ट किया और ये देखो क्या नंबर आया, 10 नंबर आया। तो आपको क्या लगता है कि ये नंबर मैंने देखकर या जानबूझकर सेलेक्ट किया है? नहीं, मैंने इसमें से कुछ नहीं देखा था। फिर से एक पत्ता सेलेक्ट करके देखते हैं। ये देखिए क्या नंबर आया है, ये आया है के, जिसको हम किंग भी बोलते हैं। तो यहां पर इस कार्ड्स में से जितनी पॉसिबिलिटी 10 की थी उतनी ही पॉसिबिलिटी के की थी। पहली बार में 10 नंबर आया तो दूसरी बार में के आया। हो सकता है कि तीसरी बार में कोई पत्ता निकालूं तो हो सकता है कि नंबर 2 आ जाए या नंबर 4 आ जाए। मतलब इन सभी कार्ड्स में से हर कार्ड के सेलेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो सब सेम है। पर 10 नंबर कैसे आया, के कैसे आया, किंग कैसे आया? चांस के अकॉर्डिंग। चांस था तो के आ गया, चांस था तो 10 आ गया, चांस हो सकता है तो 4 भी आ जाए। मतलब रैंडम सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो ऐसा समझ लीजिए आंख बंद करके सेलेक्ट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं। लॉटरी निकलती है, लॉटरी के अंदर कुछ एक बॉक्स में स्लिप्स हो सकती हैं या कुछ नंबर घूमते हुए मिल सकते हैं। जैसे ही आप वो मशीन ऑफ करते हो सकता है कि आपके सामने नंबर आ जाए 85, मतलब 85 नंबर जिसके पास है उसकी लॉटरी लग गई। तो आपको क्या लगता है कि 85 नंबर जानबूझकर सेलेक्ट किया गया? नहीं, 85 नंबर आने की पॉसिबिलिटी जितनी थी उतनी ही पॉसिबिलिटी 42 की भी थी, 47 की भी थी, 95 की भी थी, 97 की भी थी। मतलब रैंडम सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, हम आंख बंद करके कोई सैंपल सेलेक्ट करते हैं। और आपने सुना होगा कि मान लो एक बॉक्स के अंदर 1 से लेकर 100 तक की स्लिप्स हैं। एक नंबर पे एक स्लिप के ऊपर 1 लिखा हुआ है, दूसरी स्लिप पे 2, तीसरी स्लिप पे 3, ऐसे करते करते 100 स्लिप्स हैं। तो मैंने क्या किया, आंख बंद करके कोई भी एक स्लिप का सिलेक्शन किया और मैंने देखा कि उस स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है 62। तो 62 नंबर आने की भी पॉसिबिलिटी उतनी ही थी जितनी बाकी के नंबर्स की। तो रैंडम सैंपलिंग को हम कब चूज करते हैं, रैंडम सैंपलिंग के अकॉर्डिंग हम कब काम करते हैं? जब आइटम्स होमोजीनियस होती हैं, मतलब सारी जो आइटम्स हैं मैच करती हैं एक दूसरे की। और ये जो रैंडम सैंपलिंग जो टेक्निक है ना, ये एक्सपेंसिव नहीं है और इस सैंपलिंग के अंदर टाइम भी बहुत कम लगता है। भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं है, बायसनेस जिसको हम कहते हैं। क्या मैंने 10 नंबर देख के सिलेक्ट किया? क्या मैंने 85 नंबर देख के सिलेक्ट किया? नहीं, मैंने रैंडमली एक कोई भी नंबर सेलेक्ट किया और वो हमारे सैंपल के अंदर इंक्लूड हो गया। तो रैंडम सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, पहला बेनिफिट यही है कि हमारा बायसनेस नहीं होता, इसमें पक्षपात नहीं होता, रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट हो सकता है। सेकंड बेनिफिट क्या है? सेकंड बेनिफिट भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें हर एक आइटम के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं, कोई भी आइटम सेलेक्ट हो सकती है। तीसरा जो बेनिफिट है, इसमें आप सैंपल की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो। मान लीजिए मेरे सामने बॉक्स था और मैंने आंख बंद करके कोई भी स्लिप सेलेक्ट की और वो 42 नंबर की या 62 नंबर की निकल कर आई और जो सामने मेरी पब्लिक खड़ी थी वो पब्लिक मुझे कहे कि तूने धोखा किया है, तो वो क्या लगता है आपको, ठीक होगा? नहीं, क्योंकि मैंने जो सैंपल सेलेक्ट किया वो आंख बंद करके सेलेक्ट किया। तो इसलिए इस मेथड में आप सैंपल की एक्यूरेसी को एस्टिमेशन लगा सकते हो कि मैंने इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं की। फोर्थ जो बेनिफिट है वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल सा है, आप रैंडमली जल्दी से इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, एक्सपेंसेस भी नहीं आता है, मैन पावर भी ज्यादा नहीं चाहिए। पांचवा जो बेनिफिट है, इस मेथड को अप्लाई करने में इन्वेस्टिगेटर का टाइम बहुत कम लगता है, एफर्ट्स भी कम लगते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि रैंडम सैंपलिंग की क्या डिमेरिट्स हैं, मतलब क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहला पॉइंट, जहां सैंपल का साइज छोटा है, जहां सैंपल का साइज छोटा लिया हुआ है हमने, तो वहां वो पूरी यूनिवर्स को, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, जिससे जो रिजल्ट हमें मिला था वो रिजल्ट गलत भी हो सकता है। मान लीजिए मैं किसी क्लास में जाता हूं, उस क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हुए हैं। कितने बच्चे बैठे हैं क्लास में? 50। मैंने किसी एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा, उस बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि पूरी की पूरी क्लास को ही कुछ नहीं आता। क्या रियलिटी में सच है?
50 में से क्या एक ही बच्चे से क्वेश्चन पूछकर ये डिसाइड करना कि पूरी क्लास को कुछ नहीं आता, क्या ठीक है? नहीं, मुझे क्या करना चाहिए था? 5-10 बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहिए था। तो रैंडम सैंपलिंग वहां अप्लाई करना ठीक नहीं है जहां पर सैंपल का साइज छोटा है। सैंपल का साइज अगर आप छोटा लोगे तो वहां वो पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एक बच्चे को ही मैंने सेलेक्ट किया तो मैंने सोचा कि पूरी क्लास को ही कुछ नहीं आता, तो ये बात ठीक नहीं है। मुझे सैंपल के साइज को थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था। दूसरा डिसएडवांटेजेस रैंडम सैंपलिंग का, कभी कभी क्या होता है कि पूरी यूनिवर्स के अंदर कुछ आइटम्स इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसको सैंपल में इंक्लूड करना जरूरी होता है, और रैंडम सैंपलिंग के अंदर रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाता। मान लीजिए मैंने सैंपल के लिए ये वाली आइटम उठा ली, मैंने सैंपल के लिए ये वाली आइटम उठा ली और इसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि पूरा का पूरा यूनिवर्स के ऊपर यही अप्लाई होगा, पर रियलिटी में क्या था? ये वाली आइटम भी इंपॉर्टेंट थी सैंपल में लेनी और ये वाली आइटम भी इंपॉर्टेंट थी सैंपल में लेनी, पर मैंने तो क्या किया, सिर्फ एक आइटम को ही सैंपल में लिया और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना डिसीजन ले लिया कि रिजल्ट ऐसा ही होगा। मतलब कहने का क्या है कि यूनिवर्स के अंदर कुछ आइटम्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उन सारी आइटम्स को सैंपल में लेना जरूरी होता है, पर रैंडम सैंपलिंग के अंदर तो हम ऐसा करते नहीं है। आंख बंद करके एक दो सैंपल्स को उठाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग के बारे में। जैसे ही आपको इसके नेम से भी क्लियर हो रहा है कि ये सैंपलिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए इन्वेस्टिगेटर ने कोई स्टडी करनी है और स्टडी के अंदर उसने 10 आइटम्स को सिलेक्ट करना है, मतलब 10 आइटम्स का एक सैंपल होगा। तो मान लो वो एक स्कूल में जाता है और स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 100। तो वो सिस्टमेटिक सैंपलिंग के अकॉर्डिंग अगर काम कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, इन 100 स्टूडेंट्स को नंबर दे देगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 11 करते करते सभी को उसने नंबर दे दिए 100 तक। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या हुआ, उसने एक सिस्टम बनाया, सभी को अरेंज कर दिया, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया। वो अरेंजमेंट उसने नंबर के अकॉर्डिंग किया, हो सकता था कि अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता था। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमने उनको नंबर्स दे दिए। सेकंड स्टेप में वो क्या करेगा, मान लो अब सेकंड स्टेप में से स्टार्टिंग के 10 नंबर्स को सेलेक्ट करेगा, स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेगा, उसमें से रैंडम सिलेक्शन करेगा, रैंडमली किसी एक बच्चे का सिलेक्शन करेगा। मान लो नंबर आ गया 4, क्या नंबर आ गया? 4। अब नंबर 4 के बिहाफ पर बाकी की सीरीज भी तो रखी हुई है, नंबर 4 के बिहाफ पर वो क्या करेगा, नंबर 14, 24, 34, 44 एंड सो ऑन करते करते 94। मतलब नंबर 4 उसने कहां से सिलेक्ट किया, स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स में से, स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स में से उसने रैंडम सिलेक्शन किया, बच्चा आया नंबर 4 वाला, नंबर 4 के बेस पर नंबर 14, 24, 34, 44, 54, 64 एंड सो ऑन 94। तो यहां पर उसने अल्टीमेटली क्या किया, 10 आइटम्स को बोले तो 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, वो 10 स्टूडेंट्स इसके सैंपल में आ गई। मतलब सिस्टमेटिक सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, हमारे पास जो भी डेटा होता है, जो भी आइटम्स होती हैं, उनको हम किसी न किसी तरीके से अरेंज करते हैं। स्टार्टिंग की कुछ आइटम्स में से एक रैंडम सिलेक्शन होता है, रैंडम सिलेक्शन के बाद जो आइटम आती है उसी के बिहाफ पर बाकी की आइटम्स भी सेलेक्ट कर ली जाती हैं। तो ये है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। अब हम बात करते हैं कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, सिस्टमेटिक सैंपलिंग का ये टेक्निक आप सबने देख ही लिया होगा कि बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने एक सिस्टम बनाया, एक सीरीज बनाई, देन उसमें से रैंडम सिलेक्शन किया एक आइटम का, देन उसके बिहाफ पर मैंने बाकी आइटम्स भी सिलेक्ट की और डेफिनेटली मेरा क्या बन गया, सैंपल बन गया। तो आइटम्स को सिलेक्ट करना, सैंपल को क्रिएट करना बहुत ईजी होता है। सेकेंड जो बेनिफिट है, यहाँ पर बायसनेस की पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल से ही मिलेगी, पक्षपात हो ही नहीं सकता और होगा भी तो बहुत कम, क्योंकि आपने पहली आइटम ही आंख बंद करके सिलेक्ट की है और जिसके बिहाफ पर बाकी आइटम सिलेक्ट की गई हैं, तो संभावना जो पक्षपात की है वो ना के बराबर है। अब हम बात करते हैं कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग के क्या डीमेरिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं।
यहां पर देखिए जो मैंने पहली आइटम सेलेक्ट की थी वो कहां से की थी, सिर्फ स्टार्टिंग की 10 आइटम्स में से, जबकि मैंने 11 से लेकर 100 तक की आइटम्स को तो इग्नोर कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, सारी आइटम्स के सेलेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर हैं। पहली आइटम मैंने रैंडमली सेलेक्ट की और बाकी की आइटम्स को ही उसी के बिहाफ पर ही सेलेक्ट कर दिया। तो रैंडमली सिलेक्शन होने की वजह से, पहली आइटम के ही रैंडम सिलेक्शन होने की वजह से बाकी आइटम्स के आने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। मैंने 4 को सेलेक्ट किया तो क्या लगता है 15 को, 25 को, 32 को, 67 को, 82 के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं? नहीं। रैंडम सिलेक्शन होने की वजह से सारी आइटम्स के सेलेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर सारी आइटम्स सेम हैं और अगर हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग को अप्लाई कर रहे हैं, सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमें कोई स्पेशल रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सारी आइटम सेम होने के केस में सिस्टमैटिक सैंपलिंग को कहने का मतलब है कि अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के भी पॉइंट। सैंपलिंग के जो मेथड और हैं प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक, मैंने ये सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।